जहां लखनऊ से बड़ी खबर है, उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने महत्वपूर्ण बैठक यहां पर बुलाई है। उपचुनाव के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मीरापुर के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे। टिकट को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। सभी टिकट के दावेदार बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस को दिए जाने वाली सीटों की स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक महत्वपूर्ण बैठक उपचुनाव के मद्देनजर बुलाई है और इसमें मीरापुर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। वहीं टिकट को लेकर बैठक में चर्चा होगी, जिसमें सभी टिकट के दावेदार शामिल होंगे और कांग्रेस को दिए जाने वाली सीटों पर भी स्थिति पर चर्चा होगी। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अखिलेश यादव ने जो महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है उपचुनाव के मद्देनजर, क्या कुछ इसमें चर्चा का विषय रहेगा? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के ऊपर दांव खेलने की बात कही है, उसको लेकर अब अखिलेश यादव काफी सजग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी क्रम में आज उन्होंने आनंद फानन में मीरापुर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक बुलाई और वहां पर जो प्रत्याशी हैं वो भी उस बैठक में शामिल रहेंगे। अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि अंतिम समय तक अपने पत्ते नहीं खोलती है, तो अखिलेश यादव जिस प्रत्याशी को उतार रहे उसका कार्ड बीजेपी के पास है या नहीं है। और दोनों चूंकि जो मीरापुर के प्रत्याशी होने वाले हैं वो भी ओबीसी समुदाय से आते हैं, मसलन यादव है तो निश्चित रूप से ओबीसी समुदाय है उनका। लेकिन बीजेपी किस कैंडिडेट को वहां पर उतारती है, चूंकि सपा का गढ़ रहा है मीरापुर, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में जो बीजेपी किसको वहां पर उतारती है। फिलहाल आज की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जीत का मंत्र अखिलेश यादव देंगे और फिर उसके बाद आगे जो 10 और 9 और जो सीट बच रही हैं सब जगह डोर टू डोर अखिलेश यादव खुद जाके कैंपेनिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव के समय पर कांग्रेस और सपा का गठबंधन काफी ताकतवर नजर आया, असरदायक रहा उत्तर प्रदेश में, ऐसे में उपचुनाव में सीट बंटवारे पर क्या चर्चा हो सकती है? देखिए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी कांग्रेस के साथ नहीं है। औपचारिक घोषणा तो उन्होंने नहीं की है, लेकिन अब तक जो है कांग्रेस को सीट बंटवारे में शामिल भी नहीं किया है और ना ही किसी बैठक में कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता को उन्होंने बुलाया है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बयान से उनको काफी चिढ़ हुई थी और उन्होंने जो है उस समय भी खींचतान शुरू की थी, लेकिन बाद में चीजें मैनेज हुई और अब जो है इस चुनाव में उपचुनाव में अभी समाजवादी पार्टी ने किसी भी सहयोगी दल को कोई भी सीट देने से अभी मना किया है, कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और जिस तरह से कोलैबोरेशन अन्य पार्टियों का सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं या समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ती है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे रुक करेंगे प्रतापगढ़ से बड़ी खबर का, जहां एम्बुलेंस में आग लगने के बाद ब्लास्ट हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्लास्ट से आसपास के घरों और कारों के शीशे टूट गए। हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है। सूचना पर घटनास्थल पर एसपी डॉक्टर अनिल कुमार पहुंचे। पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी एम्बुलेंस। नगर कोतवाली के बराछा मोड़ का ये मामला है, जहां पर एक एम्बुलेंस में आग लग गई, उसके बाद उसमें ब्लास्ट हो गया और इस ब्लास्ट की वजह से जो आसपास के घर थे और कार खड़ी थी उनके शीशे टूट गए। वहीं हादसे में एक व्यक्ति भी घायल हुआ है। अगर बात करें अधिकारियों की तो एसपी डॉक्टर अनिल कुमार सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे। ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पे। ज्ञानेंद्र, क्या घटना हुई है, वजह के सामने आ रही है एम्बुलेंस में आग लगने के पीछे? ज्ञानेंद्र, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर पेट्रोल पंप के पास खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई, जिससे वहां पर ब्लास्ट हो गया और आसपास के घरों के और कार के शीशे जो है वो भी टूट गए हैं। ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, क्या पूरा प्रकरण हुआ है, वजह क्या है आग लगने के पीछे?
देखिए दिव्या, आपको पूरा मामला बता दें। ये एक एम्बुलेंस थी जहां पे शुक्ला पेट्रोल टंकी बताई जा रही है। ये बराछा मोड़ के पास दो टंकियां सामने आमने सामने है। वहां पे एक एम्बुलेंस खड़ी थी। एम्बुलेंस में रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे के आसपास जो है एम्बुलेंस में पहले आग लगती है। उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर भी रखा रहता है और एम्बुलेंस में जो एक्विपमेंट रखे जाते हैं पूरे एक्विपमेंट उसमें अवेलेबल थे। और ये एक प्राइवेट एम्बुलेंस थी। बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल का प्राइवेट एम्बुलेंस था। वही फ्लाईओवर के नीचे ही वो प्राइवेट एम्बुलेंस प्राइवेट हॉस्पिटल भी है और वहां पे अन्य भी गाड़ियां खड़ी थी, वो चाहे टैक्स वैन हो चाहे वो ट्रकें हो और पेट्रोल टंकी भी थी बगल में ही। आग लगती है। आग लगने के बाद एम्बुलेंस के परकच्चे तक उड़ जाते हैं। मौके पे दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं। एक आदमी जो है उसमें घायल भी हो जाता है। फिलहाल आदमी की स्थिति अभी ठीक है, लेकिन आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी। आप साफ तौर पे विजुअल में देखा जा रहा होगा कि किस तरीके से आग लगी है और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि किस तरीके से जो है ब्लास्ट हुआ है। तो साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है कि आग काफी भयानक थी, लेकिन कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। दुर्घटना होते होते बच गई क्योंकि पेट्रोल टंकी थी। अगर पेट्रोल टंकी में आग पकड़ता तो इससे बड़ा और हादसा हो सकता था। लेकिन ये जो ब्लास्ट हुआ है एम्बुलेंस में, तकरीबन बताया जा रहा है कि 5 किलोमीटर की रेंज में ये विस्फोट की आवाज सुनाई दी है। फिलहाल अब जो है वहां पे बात करें तो जांच शुरू कर दी गई है। मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है और आग लगने का कारण भी पता किया जा रहा है। जी, यहाँ पर किसी तरीके के जान माल का नुकसान हुआ है क्या? कोई जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए दिव्या, अभी तक एक व्यक्ति केवल घायल हुआ है। उसका इलाज चल रहा है। वो अभी उसकी स्थिति स्टेबल है। वो प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में एडमिट है और उसका इलाज पूर्ण रूप से चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जानकारी के लिए। हरदोई जिले में चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हरदोई के मेडिकल कॉलेज में एक मरीज को जब ब्लड चढ़ाने की जरूरत हुई तो परिजन दर दर भटककर उसके लिए ब्लड ढूंढते रहे। इसी बीच मेडिकल कॉलेज के बाहर एक व्यक्ति मरीज के परिजनों को मिला जिसने 7,000 रुपये में खून दिलाने का सौदा कर लिया। वहीं जब युवक को खून चढ़ाने की बारी आई तो डॉक्टरों ने खून को चेक करने के बाद नकली बताया। फिलहाल अब स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उनके लिए डॉक्टर साहब ने कल ब्लड मांगा तो बेड के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई। तो इन्होंने मेरे पास फोन किया। तो मेरे रिश्तेदार हैं तो एक विपिन तिवारी से इन्होंने संपर्क किया। उन्होंने कहा 7,000 रुपये दीजिए, हम ब्लड दे देंगे। उन्होंने यहाँ हम लोग आए, उन्होंने ले जाकर कटिहार नर्सिंग होम में हमसे 7,000 रुपया लिया और शिवा नाम के लड़के से ब्लड दिलाया। उसने हमको यहाँ आकर के 10 बजे रात में ब्लड दिया और वो यहाँ से चला गया। उस ब्लड को यहाँ डॉक्टरों से कहा, डॉक्टर लोगों ने नहीं चढ़ाया, कई रात में नहीं चढ़ाएंगे, कई ब्लड बैंक में जमा करिए। हमने लाकर ब्लड बैंक में जमा कर दिया। सुबह आए ब्लड लेने तो डॉक्टर साहब ने यहाँ मना कर किया, ये तो ब्लड नहीं तुम्हारा यहाँ जमा नहीं है। तो मैंने इनसे कहा नहीं जमा कर गए। तो हमारी इनकी तर्कबाजी, उन्होंने ब्लड दे दी, ब्लड उठाया तो ब्लड हाँ निकलने में इन्होंने कहा इसकी गुणवत्ता सही नहीं है, ब्लड तुमको नहीं देंगे। यही सर मेरे साथ हुआ। ये एक हमारे यहाँ मरीज भर्ती है अस्पताल में, तो इनको ब्लड चाहिए था। तो इन्होंने हमारे ब्लड बैंक आने बजाय इन्होंने बाहरी व्यक्ति से संपर्क किया। जो जिसका नाम इन्होंने बताया, क्या नाम बताया, कसमुरारी नाम का आदमी जो है, उन्होंने मरीज नाम कसमुरारी है और एक बाहरी व्यक्ति संपर्क किया, उससे इन्होंने ब्लड लिया। ब्लड लेके हमारे चिकित्सालय में रात में ब्लड चढ़ाया जाता है। हमारे ब्लड बैंक जमा करने कर दिया, अगले दिन चढ़ाया जाएगा। तो जब ब्लड वो दिखाएगा ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक हमारे यहाँ का नहीं था और उस ब्लड बैंक के 400-450 ml ब्लड होता है, जबकि मेरा 350 ml ब्लड होता है। फिर मैंने इनके सारे देखे वाउचर वगैरह, तो सारे वाउचर में नाम तो सोशल राज चिकित्सा महाविद्यालय का था, लेकिन वो दूसरी फर्जी थे। जी, ये एक मामला सुबह संज्ञान में आया था और ये जो अटेंडेंट थे ब्लड यहाँ जमा करने आए थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था ये बाद में इसको चढ़ाया जाएगा। जब वह यूनिट की जांच की गई तो मालूम चला कि वह यूनिट ना तो हमारे यहाँ का है, क्योंकि उस यूनिट पे एक सेगमेंट नंबर है वो हमारे यहाँ से मैच नहीं कर रहा है। दूसरी बात, इनके हाथ में एक रसीद जो वाउचर था उसका जो नंबर है वो भी हमारे यहाँ के वाउचर से मैच नहीं कर रहा है। मरीज का रिकॉर्ड भी नहीं मैच कर रहा है। तो इससे मालूम चला कि ये कहीं बाहर से ब्लड आया है। और रही बात इसकी गुणवत्ता की, तो इसके लिए बाहर भेजा जाएगा
और जो रिपोर्ट आएगी वो आपको बता दिया जाएगा। क्या इस पूरे मामले में क्या कोई गिरोह वगैरह सक्रिय है? क्या इस हाँ, पूरे मामले में कार्रवाई बिल्कुल करेगी? कोई गिरोह सक्रिय हो सकती है, क्योंकि यह यूनिट हमारे यहाँ का नहीं है। तो अब ये हमें पता लगाना होगा कि ये आया कहाँ से है और कितने लोग इसमें सक्रिय हैं। दुर्गेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, अस्पताल लगातार धांधली करते पाए जा रहे हैं, ये पूरा प्रकरण क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी हरदोई में मेडिकल कॉलेज में एक प्रकरण सामने आया है, जहां एक तमिलनाडु जो मरीज है वो ब्लड लेने के लिए जद्दोजहद करता है वो, और उसको जो है दलालों के चक्कर में पड़कर रुपए देकर ब्लड लेना पड़ता है, जिसके बाद में वो ब्लड भी उसको नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं जब मामला मीडिया के संज्ञान में आता है तो सब अपने अपने को बचाने को दिख रहे हैं। ये हरदोई आपको बता दें डिप्टी सीएम के जो ब्रजेश पाठक जी हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय जिनके पास है, उनका गृह जनपद है। उनके गृह जनपद में इस तरीके के मामला जो सामने आ रहे हैं बहुत ही सोचने का विषय है। और अभी कुछ दिन पहले जो प्रभारी मंत्री हैं असीम अरुण जी, उन्होंने चौक निरीक्षण औचक किया था अस्पताल का और काफी नाराजगी व्यक्त की थी इन सभी कमियों को लेकर। कहीं ना कहीं जो मेडिकल कॉलेज है उसमें पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार या कह दीजिए अव्यवस्थाएं प्राप्त हैं और जिनका रोकने का नाम नहीं ले रहा, उसी में ये जो काला कारोबार है खून का वो सामने उजागर हुआ है। जी बहुत शुक्रिया दुर्गेश जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर की हत्या मामले को लेकर लखनऊ के जेएमयू रेसिडेंट में डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के साथ सभी डॉक्टर भूख हड़ताल पर भी उतर आए। वहीं डॉक्टरों के प्रदर्शन को देखते हुए वाइस चांसलर ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म कराई। डॉक्टरों की मांग है कि जल्द हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। वहीं मांग पूरी न होने पर उन्होंने बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। तो अभी भी हम लोगों ने बताया तो मेन कंसर्न दो चीज है। पहली तो ये कि जो 2 बच्चे हरियाणा पीसीएस जे का रिजल्ट घोषित हो चुका है, जिसमें कानपुर की पंखुड़ी शुक्ला की 32वीं रैंक आई है, जिसे लेकर उनके परिवार में जश्न का माहौल बना हुआ है। सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता परिवार में लगा हुआ है। मौके पर पंखुड़ी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इंटरमीडिएट के बाद से ही उन्होंने न्यायपालिका की ओर जाने का अपना मन बना लिया था। जो जज बनने के लिए आम दिनों में 8 घंटे और एग्जाम से पहले 12 से 15 घंटे पढ़ाई करती थी। उतार चढ़ाव रहे हैं और डिफिकल्टीज भी है और स्मूथ भी रही है, पर पूरा फोकस अगर आपका हो और आप 6, 7, 8 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें तो आपका हार्डवर्क ज़रूर पे ऑफ करता है। तो मेरी प्राथमिकता तो यही रहेगी कि मैं इस रोल को बखूबी निभाऊं, ईमानदारी से निभाऊं और मैं पूरी तरीके से इसमें अपना जस्टिस दे पाऊं, लोगों को जस्टिस दे पाऊं और जो भी अपने लेवल पे मैं परिवर्तन ला सकती हूँ जुडिशियल सिस्टम में और स्पीडी जस्टिस दिला पाऊं, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी और यही मेरी जर्नी है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा के उनकी खुशी में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, उनके रिएक्शन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के निठारी गांव में केबल कनेक्शन के पैसे मांगने को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते गांव के आरएलडी नेता के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग पर मौके से मुख्य आरोपी फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
खबर रामपुर से है, जहां बिलासपुर थाना क्षेत्र में उत्तराखंड की युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती ने बताया कि उसका प्रेमी उसे अपने फार्म हाउस पर ले गया, जहां उसने कई दिन तक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर प्रताड़ित करता रहा। लेकिन अब युवती ने पुलिस को मामले की शिकायत देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसपी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, अब आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। इस संबंध में आवेदिका द्वारा थाना बिलासपुर पर एक आवेदन पत्र दिया गया था कि वो रुद्रपुर की रहने वाली हैं और उनके साथ बिलासपुर के फार्म हाउस में एक व्यक्ति जो उनके जानकार हैं लाए थे और उनके द्वारा गलत कार्य किया गया था। इस आवेदन पत्र पर थाना बिलासपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। विधिक कार्रवाई थाने स्तर से और माननीय न्यायालय के समक्ष बयान अंकित हो चुके हैं। बढ़ते आगे खबर थराली से है, जहां सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की संभावनाओं को लेकर एक बार फिर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। दरअसल असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गए है। फ्लैग मार्च कर रही पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। और हमारे संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। मोहन, क्या वो पोस्ट था जिसके बाद अब पुलिस फ्लैग मार्च लगातार कर रही है, लोगों से अपील कर रही है शांति बनाए रखने के लिए? जी बिल्कुल दिव्या, आपको बताना चाहूंगा कि कल से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर तमाम तरह के मैसेज और पोस्टें इस तरीके की आ रही हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट जो वायरल हुई थी जिसमें थराली स्थित मस्जिद में भगवा फहराने की बात और वहां उस लाउड स्पीकर को उतार कर वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने की जो पोस्ट शेयर हुई थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे, उसको लेके पुलिस अलर्ट मोड पे है। और लगातार कल से ही पुलिस लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। और आज सुबह की अगर बात करें तो पीएससी की जो बटालियन है वो थराली में बुलाई गई और चप्पे चप्पे पे पुलिस तैयार बैठी है ताकि किसी भी तरीके की सांप्रदायिक हिंसा का रूप ये भड़काऊ पोस्टें ना ले पाए। पुलिस लगातार अलर्ट लोगों को कर रही है और सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की अपील पुलिस द्वारा की जाए। अच्छा मोहन, यहाँ सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है, क्या वो सोर्स चिन्हित किया गया है जहां से ऐसे पोस्ट जो है वो फैलाए जा रहे हैं, जिन्हें प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिनका सोशल मीडिया पर? देखिए, पुलिस की बात करें तो लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पैनी नजर इस समय चमोली पुलिस की है और जिनके द्वारा भी ऐसे पोस्टों को शेयर किया जा रहा है उनसे संपर्क करने की पुलिस द्वारा कोशिश की जा रही है, उन्हें बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी हालांकि मूल ये पोस्ट ये कहां से निकल के आई इस बारे में अभी तक पुलिस का कोई भी बयान सामने निकल के नहीं आया है, लेकिन जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर नजर बनाए हुए हैं और जो लोग जिनके द्वारा इन भड़काऊ पोस्टों को शेयर किया जा रहा है उनसे पूछताछ करने में पुलिस जुटी। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए मोहन। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के सुसडी खुर्द गांव में एक भाई ने अपने ही भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बताया गया कि खेत में बोरिंग लगाने को लेकर दोनों भाइयों में विवाद शुरू हुआ था। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को देवबंद रोड से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मॉनसून के बाद से डेंगू का खतरा बढ़ गया है। हालांकि बीते साल की तुलना में डेंगू के मरीजों की संख्या इस बार काफ़ी कम है, लेकिन अस्पतालों में इसे लेकर पूरी तैयारी की गई है। इस संबंध में जिला अस्पताल कोरोनेशन के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वीएस चौहान ने बताया कि डेंगू को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। अस्पताल में 10 बेड रखे गए हैं। इस बार मरीजों की संख्या काफ़ी कम है। आपको बता दें कि वर्तमान में जिला अस्पताल कोरोनेशन में 4 डेंगू मरीजों का इलाज चल रहा है। पेशेंट बहुत कम है इस बार, कोई हफ्ते 10 दिन में एक पेशेंट आ जाता है, 15 दिन में एक पेशेंट आ जाता है। तो हमने यहाँ डेंगू वार्ड अलग बना रखा है जिसमें मच्छरदानी लगी हुई है
10 बेड का फिलहाल हमने रखा हुआ है, उसमें 1 या 2 पेशेंट रहते हैं। आज भी 2 पेशेंट भर्ती हैं डेंगू के। इस बार डेंगू का एपिडेमिक नहीं है, छिटपुट है ये हर जगह पूरे उसमें देहरादून में, कोई घबराने वाली बात नहीं है सर। इससे पहले एक बार एपिडेमिक आया था, ऐसी अवस्था आने के चांसेस नहीं है।